जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। आज हम इस चीज के बारे में पूरी जानकारी निकालेंगे कि क्या नीट का सिलेबस चेंज हुआ है 2024 के लिए, 25 के लिए। क्योंकि एनसीईआरटी ने तो अपना सिलेबस रिड्यूस कर चुका है, उसने अपनी नई टेक्स्ट बुक भी छाप दी। अब आपके पास वो नई टेक्स्ट बुक पहुंच भी चुकी है। अब इस आधार पे आपके दिमाग में ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बन रहा होगा कि आखिरकार नीट का सिलेबस क्या होने वाला अगले साल के लिए। तो देखिए, इसके लिए अलग अलग ढेर सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं अब इस प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, जो बता रहे हैं कि नहीं, नीट का सिलेबस चेंज हो जाएगा, अब नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएगा। कुछ का अभी भी ये मत है कि नहीं, पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक कंक्लूजन निकालेंगे, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो नेट का सिलेबस चेंज हुआ है इसके बारे में अभी भी जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए, इसको एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसने अभी कोई एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। जब उसकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है किसी भी वेबसाइट में, तो अभी इसके बारे में अभी भी ये कयास लगाए जाते हैं कि नहीं, नीट का सिलेबस तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि एनटीए अपनी तरफ से खुद एक नोटिफिकेशन जारी करके कोई लिस्ट जारी नहीं कर देता है कि भाई नीट के सिलेबस में कितना कितना सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट में से कितना कितना सिलेबस आएगा। ठीक है, तो अभी आप अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि नीट का सिलेबस चेंज होगा अथवा नहीं होगा। ठीक है, तो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, वही सिलेबस रहने वाला है। इसके आधार पे क्या चीजें हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या चीजें लिखी गई हैं, क्योंकि एनसीईआरटी लिया जरूर है सबने, पर उसमें ध्यान नहीं दिया। चलिए बताता हूं आपको वो चीजें कहां से। देखिए, आपके बुक में जब भी एनसीईआरटी क्लास 11th या 12th की जब भी आप जो भी एनसीईआरटी लोगे, तो उसमें आगे की तरफ थर्ड पेज में इस तरीके के एक पेज दिखेगा आपको। यहां से देखेंगे रिसलाइजेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक, इस तरीके का एक पेज दिया है। इस पेज में ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आपको बताता है कि कोविड-19 को देखते हुए जो सेशन है 20 के बाद वाली जो सेशन है, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया है, देखो, एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाई गई थी, उसके अकॉर्डिंग देखते हुए लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या बनाने के लिए, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और विद क्रिएटिव माइंडसेट, दो चीजों को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे थोड़े एक्सपेरिमेंटल हो जाए, क्रिएटिव माइंडसेट वाले हो जाए, जो ऐसे कंटेंट हो जो बार बार रिविजन में जा रहे हैं, ठीक है, वो रिवीजन वाले जो कंटेंट है, उन रिवीजन वाले कंटेंट को हटा करके, या फिर ऐसे कंटेंट थे जो एनसीईआरटी में, चाहे वो बायो के हों या केमिस्ट्री को या फिजिक्स के हों, ऐसे कंटेंट थे जो बहुत ज्यादा हार्ड थे। ठीक है, उन कंटेंट को भी अभी रिमूव कर दिया गया है। ऐसे कंटेंट, तो दो तरीके कंटेंट आपके रिमूव हुए। एक पहला कंटेंट जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है या फिर 10th क्लास में पढ़ा है, अगर वही 11th और 12th में फिर से रिपीट हो रहा है, या जो आपने 11th में पढ़ा वो 12th में रिपीट हो रहा है, तो ऐसे जो रिपीटिंग कंटेंट है उन कंटेंट को हटा दिया गया है। अच्छा, 9th और 10th वाले कंटेंट को भी यहां से हटा दिया, क्योंकि आप देखोगे जो 10th का सिलेबस है वो 12th के सिलेबस से मिलता जुलता होता है। तो देखिए, आपने क्या किया, वहां पे सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रखा है। तो ये एनसीईआरटी का इनका ये मानना है कि जो आपने पहले एक बार पढ़ रखा है वो ये मान के चलते कि आपको चीजें आती हैं और उससे पूरी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पे देखिए एक हेडिंग टाइप दिया छोटी सी, कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक हैव बीन रेशनलाइज्ड इन व्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या चीज देखते हुए कंटेंट को रिमूव किया गया, इसके बारे में बात करते हैं। ओवरलैपिंग, देखिए ध्यान से सुना, ओवरलैपिंग विद सिमिलर कंटेंट इंक्लूड्स, जो मतलब ऐसा कंटेंट जो ओवरलैपिंग कर रहा, बोले तो वही चीज पिछले क्लास में था, इस क्लास में भी है, या फिर लोअर क्लास में था और हायर क्लासेस में, तो ऐसा जो ओवरलैपिंग करने वाला कंटेंट था उसको रिड्यूस किया गया है। इंक्लूड द अदर सब्जेक्ट एरिया इन द सेम क्लासेस। ठीक है, जो अलग अदर सब्जेक्ट भी है उनमें भी यही चीजें हैं। आगे, सिमिलर कंटेंट इंक्लूड्स इन द लोअर और हायर क्लास इन द सेम सब्जेक्ट। देखिए ध्यान से सुनना, जो सिमिलर कंटेंट है, चाहे वो हायर क्लास में रहा हो या लोअर क्लास में रहा हो, फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है आपका 11th का सब्जेक्ट हो सकता है 9th में रहा हो, कोई टॉपिक ऐसा रहा हो, या हो सकता है आपका 12th का जो सब्जेक्ट है वो 10th क्लास में रहा हो। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर यहाँ से 12th क्लास से रिमूव कर दिया गया है, पहला चैप्टर ये है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो कहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, 10th क्लास में डिस्कस किए गए, पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया गया है। ठीक है, किस प्रकार से कितने उसके टाइप्स होते हैं, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई। तो यहाँ पर भी उस चीज को ये बोला गया कि भाई ये ओवरलैपिंग कर रहा है, उसको हटा दिया गया है। और ये मानते हुए कि आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को सीखा था, इसीलिए डायरेक्ट आपको अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से चालू कर दिया गया कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए,
हाँ ये कंटेंट हटा दिया गया है, पर ये चीज को देख करके कि डिफिकल्ट है इसलिए ना पढ़ाया जाए। ठीक है, जैसे प्लांट एनाटॉमी में जो सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट को हटा दिया गया है। ठीक है, या फिर जो हार्मोनल जो नर्व वाला चैप्टर है, हार्मोन कंट्रोल वाला, ठीक है, वो नर्व न्यूरॉन्स वाला आई और ईयर वाला टॉपिक हटा दिया गया 11th क्लास से। तो इस चीज को देखते हुए कि भाई साहब आपको आई और जो ईयर है इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपके बस का नहीं है, तो क्या ये बस का नहीं, इसलिए इसको छोड़ दिया जाना है यहाँ पे 12th क्लास में। और आगे चल के जब भी आप मेडिकल फील्ड में जाओगे डायरेक्ट उसका एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा सिलेबस देखने को मिलेगा। तो क्या अचानक से आपको वो चीज समझ में आने वाली है क्या? और नीट इस चीज को पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि आखिरकार जो बच्चे जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए हम उनको एडमिट कर रहे हैं, क्या वो उस चीज को समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, इसलिए वो अपना सिलेबस कभी भी रिड्यूस करने के बारे में नहीं सोचेगा। अभी तो हमारा मानना यही है कि बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करेगा, और आप भी इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि सिलेबस रिड्यूस नहीं होने वाला है। हाँ, किस तरीके से तैयारी करना उसके बारे में अभी लेटर ऑन डिस्कस करता हूं, और आगे बात करते हैं। कंटेंट विच इज इजिली एसेसिबल टू द स्टूडेंट विदाउट मच intervention from teachers and can be learned by the children through self learning or peer लर्निंग। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि ऐसे कंटेंट है जो टीचर्स के डिस्कशन के साथ में या विदाउट टीचर के पढ़ाए हुए अपने खुद के प्रयास से, ठीक है, खुद के प्रयास से, सेल्फ लर्निंग जिसको बोलता है, उसके जैसे सीखा जा सकता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया है ना, इन्वायरमेंटल इशू जो अपना थे, या इसी प्रकार से जो बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, बायोमॉलिक्यूल्स अब 11th क्लास में है, ठीक है, तो वो केमिस्ट्री में भी है। अब उस चीज को हटा दिया गया ये दो में से एक में से, ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात यह है कि जैसे इन्वायरमेंटल इशू वाले जो चैप्टर हैं इनके बारे में ये माना जाता है कि आपने बहुत पहले से इनके बारे में सुना है, ठीक है, बहुत सारे पैराग्राफ लिखे हैं, एसेज लिखे हैं, है ना, निबंध हिंदी में लिखे हैं, तो आपकी इन सब चीजों के बारे में अच्छी जानकारी होगी। तो जो सेल्फ लर्निंग वाले जो टॉपिक्स हैं उनको हटा दिया गया है बुक से। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट विच इज इररिलेवेंट टू द प्रेजेंट कंटेस्ट, मतलब अभी से लेकर के, जैसे कोई भी होता है कि अभी उनको जरूरत है या नहीं है, ऐसा वाले जो कंटेंट है जैसे लगता है कि उनको नहीं, इस चीज की जरूरत नहीं है, तो उसको हटा दिया गया। जो इररिलेवेंट लग रहा है उनको, जो लग रहा है कि हाँ ठीक है कंटेंट होना चाहिए, वही चीज अब बचा हुआ है। तो इस तरीके से देखते हुए बहुत सारी चीजों को, है ना, उनके अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू बना करके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, ताकि जो बच्चे हैं जो कोविड-19 वाले थे, है ना, क्योंकि वो क्योंकि 2-3 जनरेशन ऐसी है निकली है ना बीच में कि उनको ये समझ लो कि बहुत ही वीक पुअर स्टूडेंट्स हैं वो, तो उनको ध्यान में रखते हुए सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया ताकि आगे चल के इनको किसी प्रकार की डिफिकल्टी ना हो। तो बट ये सब देख करके कि भाई साहब इन 12th क्लास में इनको बोर्ड क्लास में अगर डिफिकल्टी ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आपको जो एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है, जो बड़े से बड़े एग्जाम में बैठना है, उसमें भी सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत मानिए। ठीक है, आपका तरीका क्या है, किस तरीके से आपको तैयारी करना है? देखिए, पहले आपको वो चैप्टर्स ध्यान में देने हैं जो अभी भी दोनों में सिमिलर हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने सेम है, सॉरी, जैसे 11th क्लास में जो चैप्टर अभी भी बचे हुए हैं उन चैप्टर्स को आपको सबसे पहले फोकस करना है। ठीक है, दूसरा बात, 12th क्लास में जब आओगे आप, तो यहाँ पर भी जो चैप्टर अभी भी एनसीईआरटी में है, इंक्लूडेड है, वो चैप्टर में आपको पहले फोकस करना, उनको पहले तैयार करना है। बाकी बचे हुए इसके 3 चैप्टर 11th क्लास के और 3 चैप्टर कहाँ पे, 12th क्लास के, और इसके तो बीच बीच में सब टॉपिक्स भी बहुत सारे कटे हुए, उनको सबको अभी छोड़ते चलना है। ठीक है, क्योंकि जो एनटीए है, एनटीए बोल रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये क्या बोल रही है कि हम अपना एक नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, बट अभी उसकी कोई निश्चित डेट नहीं है। हाँ, हालांकि ये जो नोटिफिकेशन जारी करता है, जिस प्रकार से अभी पिछले कई सालों का अगर देखा जाए, तो वो है ना नवंबर-दिसंबर तक ही अपना नोटिफिकेशन जारी करता है, या जनवरी तक अपना नोटिफिकेशन जारी करता है। तो ये जो इतना सारा टाइम गैप है अपने पास, जो टाइम पीरियड है, तो इसमें अपन वो पहले तैयार कर ले जो अपने पास फिक्स है कि हाँ ये चीज तो आनी है, इसमें तो कोई संभावना नहीं है इसके कम होने की, तो पहले आप उस चीज को तैयार कीजिए। ठीक है, और बाकी फिर बचा हुआ सिलेबस, अगर इसका नोटिफिकेशन आ जाता कंफर्म में कि हाँ भाई वो सिलेबस भी आएगा, तो आपके पास टाइम रहेगा, इनको भी तैयार कर सकते हैं। और अगर बाय चांस बोल देता कि नहीं ठीक है हम भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो फिर कोई बात नहीं, बट एनसीईआरटी अलग चीज है। ठीक है, वो जो सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है ना, वो उसको डिसाइड करता है कि हमारा क्या सिलेबस होने वाला है। बट उसके साथ में ये जरूरी नहीं है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है या फिर जो मेडिकल कमीशन है, ठीक है, जो अपना इंडिया का मेडिकल कमीशन है, क्या ये भी उस चीज को हम बोलते हैं ना नेशनल मेडिकल कमीशन, क्या बोलते हैं उसको, NMC,
सी नेशनल मेडिकल कमीशन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन और एनटीए दोनों मिलकर के ही इस नीट का सिलेबस डिसाइड करते हैं। तो ये अपना सिलेबस रिड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल सकता। बस तरीका यही है, आपके पास एक ऑप्शन यही बचा हुआ है कि आप उस सिलेबस पे पहले फोकस कीजिए जो अभी भी एनसीईआरटी में बचा हुआ है, अभी भी एनसीईआरटी से रिड्यूस नहीं है। जो सिलेबस हट चुका है उसको भी छोड़ दीजिए, एज इट पढ़ा रहने दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन आएगा जनवरी तक में, दिसंबर तक में, नवंबर तक में जब भी आएगा तो उसके बाद फिर इसको तैयार करिएगा, ठीक है। बट हाँ ये जरूर है कि नोटिफिकेशन आएगा जरूर, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जरूर एग्जाम के 2 महीने 3 महीने पहले, तो आप आसानी से फिर वहां पे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है 12th क्लास के सिलेबस में। जैसे फर्स्ट चैप्टर रिड्यूस किया गया है, तो मैं तो मानता हूं कि वो बहुत गंदे तरीके से, बिना सोचे समझे तरीके से रिड्यूस किया गया है, क्योंकि जो 12th क्लास में रहता है वो बंदा 1 साल पूरा गैप कर चुका होता है 11th क्लास का, फिर वो 12th क्लास में आता है, ठीक है। अब 12th क्लास का जब भी सिलेबस वो पढ़ता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि भाई साहब आप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से फेजेज होंगे, कौन कौन से इवेंट्स होंगे, और इवेंट्स कहां से अचानक से आ पड़े हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला चैप्टर वो बहुत सारे कई सारे चैप्टर के साथ कोरिलेशन रखता है। वो माइटोसिस वाला जो सेल बायोलॉजी है उसके साथ भी अपना एक कोरिलेशन रखता है ना। इसी तरीके सेकंड वाला चैप्टर थर्ड वाले चैप्टर के साथ भी उसका अपना खुद का रिलेशनशिप है ना। तो इस चीज को समझना है कि फर्स्ट वाला चैप्टर है रिड्यूस तो कर दिया है, बट मुझे लगता है कि अगर आपको सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर आप क्लास 12th के पढ़ने हैं तो उसके पहले आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना मस्ट है, जरूरी है। अब अगर आप पढ़ोगे तो ही आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा सेकंड चैप्टर के लिए और थर्ड चैप्टर के लिए। तो जो चीजें नीड है, देखिए जो जरूरी है, भले वो रिड्यूस्ड है, पर ऐसा लगता है कि इसको बिना पढ़े आगे के हमारे 2 चैप्टर, 1 चैप्टर या कुछ कंटेंट समझना बड़ा मुश्किल है। तो एक काम करिए, पहले उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। जो भी आपको 2, 4, 6 घंटा लगे, ठीक है, आप उतना स्पेंड करके और उस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, ताकि आगे वाला जो है टॉपिक वो इसके चक्कर में खराब ना जाए, ठीक है। बाकी ऐसे टॉपिक्स जैसे अपना 9th वाला चैप्टर है, 16 वाला चैप्टर है, जिनका किसी दूसरे चैप्टर से किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है, तो इनको आप छोड़ सकते हैं फिर, ठीक है। तो ये तरीका हो गया, आप इस तरीके से पढ़िएगा, ठीक है, अपनी तैयारी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, ओके। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। अब आपको लगातार इसमें मैं पूरा बायो कवर करने वाला हूँ इस चैनल में, तो आपको लगातार पूरे मेरे वीडियो लगातार मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियो से पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू।